नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी पे पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिसपे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले, हमारी ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे मॉर्निंग में 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ मेरा यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी उसकी भी क्लास और उससे संबंधित भी मटेरियल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप उससे संबंधित भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिन भर में 2 वीडियो प्रोवाइड करता हूं। पहली वीडियो आपको सोशियोलॉजी से संबंधित होती है, उसकी क्वेश्चंस और रिलेटेड व्याख्याएं। उन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस मैं मॉर्निंग में जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लास में लिखा चुका होता हूँ, लोगों को पढ़ाया चुका होता हूँ, उससे संबंधित क्वेश्चंस लेके आपको आता हूँ। इसके साथ ही हम यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी कुछ दिनों से मैंने शुरू किया है टीचिंग एप्टीट्यूड से, उससे संबंधित कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए और जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और बेल आइकन साथ में जरूर पुश करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम आज का जो हमारा टॉपिक था मॉर्निंग का जो जूम ऐप पे, वो हम डिजिटल डिवाइड से संबंधित पढ़ रहे थे। जैसा कि आपको पता है यूनिट नंबर 9 का नेट का यूजीसी नेट का 9 का जो यूनिट है उसमें हम लोग प्रौद्योगिकी और समाज के संबंध में पढ़ रहे हैं। उसमें आज हमने डिजिटल डिवाइड, डिजिटल का विज्ञान प्रौद्योगिकी नीतियां, विज्ञान प्रौद्योगिकी का परिवार पर पारिवारिक संबंधों पर प्रभाव आदि के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को क्या उजागर करना पड़ता है। आपको बताना चाहूंगा सोशल मीडिया सिर्फ एक पार्ट नहीं है। सोशल मीडिया के मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं, मुख्य रूप में मैंने बोला है, ठीक है। एक होता है प्रिंट मीडिया और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इन दोनों मीडिया का प्रभाव सरकार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो सरकार पर किस प्रकार की उसकी कार्यवाही यानी उजागर करना पड़ता है, यानी सरकार को अपनी जो कार्यवाही, जो भी वो कार्य व्यवस्थाएं, जो भी शासन प्रशासन संबंधित जो भी कार्रवाई करते हैं, उन कार्यों का उनको स्पष्टीकरण देना होता है। ये सोशल मीडिया का ही इफेक्ट है। वो सोशल मीडिया क्या होता है, सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है जो पीछे पड़ जाते हैं उनके, बिल्कुल कि आप ये जानकारी आपने ऐसा किया तो क्यों किया, इसके बारे में आप स्पष्टीकरण अपना दीजिए, ठीक है। तो वो कार्यवाहियों को उजागर करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। जवाबदेहिता, वो प्रश्न क्वेश्चंस आंसर और क्वेश्चंस का वो किया जाता है, तर्क वितर्क किया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से ही। सरकार की नीतियों, कार्य व्यवस्थाओं के संबंध में संरचनात्मक कार्य, उसके साथ संरचनात्मक कार्य को भी क्या किया जाता है, उजागर करना पड़ता है सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से। इसका आंसर इसके आधार पर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। मतलब सरकार की विभिन्न प्रकार की नीतियों, व्यवस्थाओं, कार्य प्रणालियों, शासन प्रशासन संबंधित आदि चीजों के संबंध में सोशल मीडिया का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बीवी पैट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीवी पैट, देखिए आपको बताना चाहूंगा, बीवी पैट ये एक प्रकार के चुनाव मतदान के लिए एक तकनीकी है, चुनाव मतदान कराने का। ये आपको बताना चाहूंगा इसके संबंध में एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसके द्वारा सबसे पहले केरल में चुनाव हुआ था इसका यूज करके, वीवीपैट का ही सबसे पहले यूज करके। वीवीपैट के द्वारा ये होता है कि चुनाव संबंधी मतदान से, गणना से संबंधित जो होती है वो पारदर्शिता क्या होती है, फलित होती है, ठीक है। एक पारदर्शी चुनाव का कार्यक्रम क्रियान्वित होता है वीवीपैट के माध्यम से। आइए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इससे संबंधित। देखिए मैंने इसमें शायद डी ऑप्शन लिखा नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डी ऑप्शन इसका जो है वो सभी करके है, ठीक है, मैंने भूल गया, चलिए कोई बात नहीं। तो वीवीपैट, तो मतदाताओं का फीडबैक, मत का सत्यापन, चुनाव प्रणाली में धोखाधड़ी से बचाव की तकनीकी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पारदर्शिता उत्पन्न करने की एक तकनीकी है, किसके संबंध में, चुनाव कार्य के संबंध में, ठीक है।
मतदाताओं का फीडबैक, आपको बताना चाहूंगा कि मतदाताओं का किस दल या पार्टी की तरफ झुकाव है, इसकी भी जानकारी हम वीवीपैट के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो मत का सत्यापन, चुनाव प्रणाली में धोखाधड़ी और मतदाताओं का फीडबैक, ये सब सारी चीजें जानकारी वीवीपैट के माध्यम से संभव हो पाती हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये था इसके संबंध में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर। ओके, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधी सबसे पहली नीति 1983 में, ये फैक्चुअल है, आप याद रखिएगा। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट नहीं। ये जो नीति थी, ये नीति श्रीमती जो इंदिरा गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में इसको क्या किया गया था? शुरू किया गया था। ये नीति की घोषणा की गई थी और इस नीति का जो उद्देश्य था, विज्ञान प्रौद्योगिकी के संबंध में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको इसके संबंध, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। इसके संबंध में मैं कुछ जानकारियां लिख दे रहा हूं साइड में, आप लिख सकते हैं अगर आप नोट बना रहे होंगे तो। ये श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो था वो भारत को विज्ञान व प्रौद्योगिकी के संबंध में आत्मनिर्भर बनाना। ठीक, ये चीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति 2013 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा है। इसकी विशेषताओं के संबंध में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। कहा गया है प्रौद्योगिकी नीति 2013 की मुख्य विशेषताएं निम्न में से कौन सी नहीं है? देखिए, जो मैं आज मॉड्यूल में ये सब सारी नीतियां मैंने कराया है, जो बच्चे क्लास कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान होगा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं है जो नहीं कर रहे हैं उसके लिए आसान नहीं होगा, उनके लिए भी मैं आसान करूंगा, ऐसा प्रयास करूंगा कि अच्छे समझ में आ जाए। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, अपना जो भी फीडबैक होता है आप देते नहीं हो। मैं देखिए बार बार ये चीज मैं आप सबसे शिकायत करता हूँ कि आप लोग फीडबैक अपना नहीं देते हो, कैसा लग रहा है, कैसा क्या हो रहा है, पता नहीं शेयर करते हो कि नहीं करते हो, ये शेयर भी नहीं करते हो आप लोग चीजें। ठीक है, और सब्सक्राइब तो आपने कर लिया, बस अपना खुद आप लाभ उसका ले रहे हो पूरे तरीके। आप दूसरे को भी प्रयास करो, दूसरे को भी लाभ दे सको। ठीक है, तो ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक टीचर के नाते आप इस ऑर्डर को समझिए। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी नीति 2013 की मुख्य विशेषताएं इनमें से कौन सा नहीं है? समाज के विशिष्ट वर्ग को की सोच को बढ़ावा देना, अनुसंधान को विश्व स्तरीय बनाना, कौशल विकास को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी में अगर एक चीज ध्यान रखे रहना, इसमें क्या कहा गया है? विशिष्ट वर्ग। ये गलत है। आप ये सोच सकते हो कि कोई भी नीति होगी तो क्या नीति का किसी विशेष वर्ग पर बल दिया जाएगा? नहीं, ये सार्वभौमिक वर्ग पर क्या किया जाएगा? सार्वभौमिक सोच में बढ़ोतरी करने पर बल देगा। ठीक है, सार्वभौमिक सोच विकसित करने का काम करेगा। कौन? विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति 2013। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं वाला आपको चेक टिक करना था, ये हो जाएगा। और 3 इसके क्या हो जाएंगे? विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित अनुसंधान को विश्व स्तरीय बनाना। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि वैश्विक रूप में 5 विश्व के देशों के बीच में अपना स्थान बनाने के लिए भारत को इस नीति में ये घोषणा की गई थी। कौशल विकास को बढ़ावा देना, कौशलता को, स्किल्स को डेवलप करना, टेक्नोलॉजी और विज्ञान से संबंधित निजी क्षेत्र को भी इसमें क्या कहना है? अवसर देना। ये सब सारे इसमें इंपॉर्टेंट थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। इतना आपने समझ लिया होगा ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रौद्योगिकी नीति का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ध्यान सुनिएगा।
मैंने कहा प्रौद्योगिकी नीति का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करना, बी ऑप्शन शैक्षिक अनुसंधान करना, सी ऑप्शन है नवीनतम खोज को प्रोत्साहन देना, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए, थोड़ा आप सोचिए इसके संबंध में क्या हो सकता है आंसर। 16 का आंसर आपका जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो सकता है, प्रौद्योगिकी नीति का उद्देश्य कौन सा नहीं है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि प्रौद्योगिकी नीति का जो 2013 की जो नीति थी उसका उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं, वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करना, शैक्षिक अनुसंधान करना, नवीनतम खोज को प्रोत्साहन देना। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ अस्पष्ट बातें किसी के संबंध में नहीं कही गई हैं। आधी अधूरी वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करना, तो क्या वैज्ञानिक तो ऐसे भी विज्ञान से संबंधित उनको जानकारियां हैं, तो क्या उनको प्रशिक्षित करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन कंपेयर टू स्टूडेंट नहीं। तो पहले बात तो जो यूज करने वाले हैं उनको पहले प्रशिक्षित करना आवश्यक है, अति आवश्यक है। और उसके अलावा फिर उसके बाद अगर एक टीचर के रूप में अगर किसी को दिया जाता है प्रशिक्षण तब वो किया जाए ट्रेनिंग। ओके, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। शैक्षिक अनुसंधान करना, तो क्या शैक्षिक अनुसंधान ही करना इसका उद्देश्य होगा मेन? नहीं, उद्देश्य सिर्फ एक होता है कोई मुख्य, नवीनतम खोज को प्रोत्साहन देना, ये भी कहीं नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ये इनमें से कोई भी इसका उद्देश्य नहीं है। आप कहोगे सर फिर इसका उद्देश्य क्या है, तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इसका उद्देश्य जो है वो विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी चीजें थी, यानी प्रौद्योगिकी क्षमता और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता नहीं, बल्कि इसमें ये कहा गया था कि प्रौद्योगिकी आधारित नवोन्मेष को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप क्या करना, विकसित करना। यहाँ पे लिख लीजिए आप इसका, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इसमें आपको ये लिखना है कि कहते हैं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी आधारित, आप लिख सकते हैं इसका जो मुख्य उद्देश्य है, विज्ञान प्रौद्योगिकी आधारित बदलती परिस्थितियों और नवोन्मेष को, नवोन्मेष को बदलती परिस्थितियों के अनुसार विकसित करना। ठीक है, ये होगा इसका उद्देश्य, किसका, विज्ञान प्रौद्योगिकी 2013 का उद्देश्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिजिटल डिवाइड शब्द से क्या अभिप्राय है। डिजिटल डिवाइड
शब्द से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन, आम लोगों तक कंप्यूटर की पहुंच। आम लोगों की कंप्यूटर तक पहुंच। बी ऑप्शन है प्रौद्योगिकी का असमान वितरण। प्रौद्योगिकी का असमान वितरण। सी ऑप्शन है प्रौद्योगिकी क्रांति। प्रौद्योगिकी क्रांति। डी ऑप्शन है सस्ती इंटरनेट सेवा। सस्ती इंटरनेट सेवा। देखिए डिजिटल डिवाइड आपको बताना चाहूंगा, ऐसे अगर आप शाब्दिक अर्थ में देखो तो डिजिटल यानी डिजिटल माध्यमों का सार्वभौमिक रूप में पहुंच न होना। मतलब आपको पता है कि एक विशेष वर्ग किसी अन्य वर्ग की तुलना में संचार माध्यमों या डिजिटल माध्यमों तक पहुंच संभव न होना। एक वर्ग का किसी अन्य वर्ग के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिवाइड उत्पन्न होता है और इस डिजिटल डिवाइड को जब बांटने का काम करेगा, मतलब सार्वभौमिक रूप से सभी तक समान पहुंच उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा डिजिटल माध्यमों का, तो वो उसका क्या कहलाएगा? डिजिटल समावेशन कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे डिजिटल समावेशन बता दिया। तो आम लोगों के कंप्यूटर तक पहुंच, देखिए आम लोगों के कंप्यूटर तक पहुंच, तो ये तो हो जाएगा समावेशन, तो ये नहीं होगा। प्रौद्योगिकी का आसमान वितरण, प्रौद्योगिकी क्रांति से मतलब है सस्ती इंटरनेट सेवा। अगर सस्ती इंटरनेट सेवा हो जाएगा तो मैक्सिमम हमें लगता है कि सब तक पहुंच सकेगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर इज करेक्ट, यानी आसमान वितरण। प्रौद्योगिकी का आसमान वितरण यानी एक विशेष वर्ग, यानी जो एक कहेंगे शिक्षित वर्ग, जो उच्च वर्ग में होगा, जो समृद्ध वर्ग होगा, उसके पास डिजिटल माध्यमों की जानकारी होगी, डिजिटल माध्यमों का होना होगा। जबकि वहीं पर निम्न वर्ग जो अशिक्षित वर्ग होगा उसके पास नहीं होगा। तो ये एक प्रकार का जो वितरण है, असमान इनइक्वालिटी है बेस्ड ऑन डिजिटल बेस पर जो ये इनइक्वालिटी है इन सोसाइटी, ये कहलाती है डिजिटल डिवीजन, राइट। तो डिजिटल डिवाइड ये कहलाता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा। डिजिटल डिवाइड में भाग लेने वाले कौन से कारक हैं? क्वेश्चन है डिजिटल डिवाइड में, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। डिजिटल डिवाइड में वाले कारक कौन हैं? ए ऑप्शन आय, बी ऑप्शन शिक्षा, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन कोई। देखिए कोई नहीं, तो आपको पता होगा अभी मैंने जस्ट बताया था डिजिटल डिवाइड में भाग लेने, अभी मैंने शिक्षा बताया था और मैंने आय भी बताई थी। ठीक है, तो इसके आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी आंसर। आपको अब ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहां पर ही बता दिया आपको कि आय के आधार पर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, ये आय के आधार पर ही निर्धारण है। शिक्षा का शिक्षित और अशिक्षित, साक्षर और असाक्षर के रूप में ये डिवीजन होगा। ठीक है, तो ये कारक है जो डिजिटल डिवाइड को क्या करते हैं, जो डिजिटल आधारित डिवाइड को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जो नए हैं, और प्रेस दी बेल आइकन, क्योंकि आपको उसकी अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन मिल सकेगा। थैंक यू सो मच। और सोशियोलॉजी और नेट के प्रथम प्रश्न से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है, चाहे नोट से संबंधित हो, चाहे क्लास से संबंधित हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।